अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नावल को, द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, जिसे लिखा था सैंड्रा किस्नेरोस ने। तो सैंड्रा किस्नेरोस जो है वो इस नावल की ऑथर हैं। तो सबसे पहले जो की पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, अगर उनकी बात की जाए, वो विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट इन दिस नावल्स आर। सबसे पहले हम ऑथर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नावल का जो है साइनॉप्सिस देखेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये नावल जो है वो किस बारे में बात कर रहा है। करैक्टर लिस्ट देखेंगे, फिर समरी देखेंगे डिटेल में, फिर प्रैक्टिकल जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, और आखिर में हम थीम्स, मोटिव, सिंबल, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राइटर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो सैंड्रा किस्नेरोस है, एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि अपनी मशहूर नॉवेल्स की वजह से जानी जाती हैं। सैंड्रा किस्नेरोस 20 जुलाई 1954 में शिकागो यूएस में पैदा हुई, और अभी उनकी उम्र जो है वो 69 ईयर है, यानी वो अभी तक हयात हैं। अब किस्नेरोस ने अपनी राइटिंग के साथ बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए, जिसे इसने खुद को कल्चरल हैबिडिटी का नाम दिया है इस अपनी एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि इन्होंने लिटरेरी फॉर्म्स को सब्जेक्ट के साथ इमर्ज करके नई पोजीशन को कायम किया। किस्नेरोस ने बहुत से अवार्ड्स वगैरह भी विन किए हैं, जिनमें फॉलोइंग ज़्यादा अहम हैं। नेशनल एंडोवमेंट फॉर द आर्ट्स, जिसे 2017 में इन्होंने विन किया, अमेरिकन बुक अवार्ड और मैकार्थर जीनियस ग्रांट। 6 भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से ही किस्नेरोस ने शुरू से ही खुद को आइसोलेटेड और अलोन महसूस किया, जिसकी वजह से उन्होंने राइटिंग की तरफ अपने आप को ज़्यादा बिजी रखा। मैक्सिको और यूएस के दरमियान मुसलसल माइग्रेशन की वजह से उनमें एंग्लो अमेरिकन कल्चर्स की झलक नज़र आती है। इस नावल में किस्नेरोस ने जो है वो पावरफुल प्रोज स्टाइल और सोशल क्रिटिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये नावल मुख्तलिफ ज़ुबानों में वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। राइटर के अलावा किस्नेरोस एक टीचर, काउंसलर और जो है वो कॉलेज लेक्चरर, आर्ट एडमिन और स्कूल पोइट भी रहीं। 1998 में उन्होंने वर्कशॉप जो है वो कौन सी एक वर्कशॉप का आगाज़ किया, जिसका नाम था मैकेंडो राइटर्स वर्कशॉप, जो कि राइटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही। करंटली ये मैक्सिको में रिहाइश पजीर हैं। अगर उनकी राइटिंग स्टाइल को देखें तो उन्होंने इंग्लिश में स्पेनिश लैंग्वेज को यूज़ किया है। इस नावल के उनके जो नावल हैं, और उन्होंने नावल्स के अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ और पोम्स को फिक्शन फॉर्म में लिखा, जिनमें जो है वो सेक्सुअल टैबूज़ के बारे में बताया गया है। उनके वर्क्स में ज़्यादातर जो है वो फेमिनिटी और फीमेल सेक्सुअलिटी जैसी थीम्स नज़र आती हैं। नोटेबल वर्क्स की अगर बात की जाए तो द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, ये उनका सबसे फेमस नावल था। इस नावल की वजह से वो जो है उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला। 1983 में ये नावल पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट नावल है वो वुमेन्स होल्डरिंग क्रैक एंड अदर स्टोरीज़, ये एक पब्लिकेशन थी, ये एक कलेक्शन थी, शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन थी, जिसे 1991 में पब्लिश किया गया था। तो ये ओवरऑल जो है वो किस्नेरोस के बारे में एक ब्रीफ सी बायोग्राफी थी, या उनके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि किस्नेरोस जो हैं उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने ये नावल जो है वो किन बेसिस के ऊपर लिखा। कल्चरल हाइब्रिडिटी को बहुत ज़्यादा महसूस करती थी, और अपनी राइटिंग्स के अंदर भी उस चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करती थी। तो अब अगर हम इस नावल्स के साइनॉप्सिस की बात करें, तो ये नावल द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट एक मैक्सिकन अमेरिकन ऑथर जिनका नाम सैंड्रा किस्नेरोस है, उन्होंने 1984 में लिखा, जिसे उन्होंने विजनेट्स यानी एपिसोड्स की सीरीज़ की शक्ल में स्ट्रक्चर्ड किया। इस नावल के अंदर एक 12 साल लड़की जिसका नाम शिकाना है, CHICANA, शिकाना, उस लड़की की स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया है, जो कि शिकागो में बड़ी हुई, जिसमें जो है वो किस्नेरोस ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। लड़की का नाम जो है वो एस्परेंजा है, एस्परेंजा था, जिसे जो है वो एक यंग लड़की होने की वजह से जो है वो पैट्रियार्कल कम्युनिटी के रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। नावल के दौरान सोशल क्लास, सेक्सुअलिटी, रेस, आइडेंटिटी और जेंडर जैसी थीम हमें नज़र आती हैं। इस नावल को जो है वो शिकाना लिटरेचर का हिस्सा समझा जाता है,
20 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ और उसकी जो है वो 6 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बेची जा चुकी हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ अवार्ड्स भी इस नावल को हासिल हुए, क्योंकि ये नावल मुख्तलिफ़ सेंसिटिव मैटर्स जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस, पॉवर्टी, सेक्सुअल हरासमेंट और रेसिज्म वगैरह के उसको डील करता है, उसको डिस्कस करता है। और यंग एडल्ट्स के लिए ये नावल लिटरेचर की दुनिया में एक स्टेपल पीस की हैसियत रखता है। और इसका सिनॉप्सिस था इस नावल का। इसके थीम्स को हमने डिस्कस किया कि जो जो मेन थीम्स इसके अंदर नज़र आते हैं। इसकी डिटेल्स समरी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम करैक्टर लिस्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मेजर करैक्टर भी हैं, माइनर करैक्टर भी हैं। तो देखते हैं कि कृष्णा रोज ने कितने अच्छे अंदाज में जो है वो करैक्टर बिल्ड किए हैं और जो कि नावल को एक कंप्लीट एंड तक लेके जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने इस थीम का जो है वो ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस कर लिया, उसके अंदर मैंने थीम्स भी डिस्कस कर लिया। तो अगर आप ये यहाँ से क्विट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं कि रेपिटेशन होती है और उसके अलावा जो है वो डिटेल्स लेक्चर होते हैं। तो मेरा तो यही स्टाइल है कि मैं जो है वो एक चीज़ को स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिससे ये होगा कि उनको एग्ज़ाम में जो है वो कम्प्लीटली हर तरह की थीम्स के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए, एनालिसिस के ज़रिए जो है वो हेल्प मिल सके। बट अगर आप लोग जो हैं वो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट समरी मिले, तो यहाँ तक मैंने आपको साइनॉप्सिस के ज़रिए शॉर्ट समरी बता दी है, तो आप यहाँ पे भी कोई कर सकते हैं। करैक्टर लिस्ट की अगर बात की जाए तो एस्पेरेंजा जो है इस नावल का जो है वो मेन करैक्टर है, नरेटर हैं और प्रोटैगनिस्ट हैं। एस्पेरेंजा कोड जो कि तकरीबन 11 साल की है। तमाम नावल में वो अपनी पसंदीदा पर्सनैलिटी में ख़ुद को ढालने की कोशिश करती है। वो राइटर बनना चाहती है और जेंडर, रेस और क्लास जैसी लिमिटेशन को ओवरकम करना चाहती है, जो उसे अपनी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में फेस करना पड़ती हैं। एस्पेरेंजा एक शिकाना यानी मैक्सिकन अमेरिकन गर्ल है जो कि ख्वाहिश कहती है कि उसका अपना पर्सनल घर हो। स्पेनिश ज़बान में एस्पेरेंजा का नाम का मतलब होता है होप। मैंगो स्ट्रीट पर मौजूद उस घर में उसकी जो मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल लाइफ की जो मैच्योरिटी है उसको डिपिक्ट करता है, जो मैंगो स्ट्रीट वाला घर होता है ना। थ्रू आउट नावल एक यंग लड़की की सोशल और सेक्सुअल लाइफ की इम्पोर्टेंस और एक मस्कुलाइन सोसाइटी में रहते हुए पेश आने वाली सफरिंग और हार्डशिप का जिक्र किया गया है। वो राइटर बनना चाहती थी और अपने नेबरहुड में मौजूद अपनी फ्रेंड्स के साथ पोइट्री और बुक्स के साथ अपनी जो है वो मोहब्बत को शेयर करती थी। वो एंड तक यही जानने की कोशिश करती रही है कि चाइल्डहुड जो है वो किस स्टेज पर ख़त्म हो रहा है और अडल्टहुड कहाँ से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास है वो नैनी कॉर्डेरो है। नैनी इस फैमिली का सबसे छोटा चाइल्ड है। ये एस्पेरेंजा की बहन है। नैनी का ख्याल रखना और इसे लुक आउट करना एस्पेरेंजा का ही काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी वो नैनी की चाइल्ड लाइक रवैये से बहुत ज़्यादा जो है एम्बेरस्ड हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट थी। नेक्स्ट करैक्टर जो थर्ड करैक्टर हमारे पास है वो सैली है। सैली इसकी फ्रेंड है। दोनों हम उम्र हैं, मगर दोनों का जो है वो मैच्योरिटी लेवल बहुत ही मुख्तलिफ है। एस्पेरेंजा जो है अभी भी बच्चों के साथ खेलना पसंद करती है, जबकि सैली अपनी उम्र के लड़कों को अट्रैक्ट करने पर ज़्यादा फोकस करती है। सैली अपने लंबे बालों और अजिप्ट आइज़ की वजह से अट्रैक्टिव और गॉर्जियस थी। स्कूल में सैली लड़कों के ग्रुप में जाती थी। इसमें जो है वो पोटेंशियल होने की वजह से एस्पेरेंजा उसे दोस्ती कायम रखना चाहती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है रेचल। रेचल जो है अपनी बहन लूसी से छोटी थी और उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। यही वो लड़की थी जो सबसे पहले $5 की तलाश में एस्पेरेंजा को अप्रोच करती है, ताकि वो और लूसी मिलकर टाइटो से बाइक ख़रीद सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लूसी है। ये सारे जो हैं वो एस्पेरेंजा के नेबरहुड में उसके फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो लूसी अपने दोनों बहनों में सबसे ज़्यादा खामोश है, मगर वो एस्पेरेंजा की तरह अपने छोटे बहन भाइयों की लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है। एस्पेरेंजा जो है वो लूसी को पसंद करती थी। उसके बाद जो है वो कैरेक्टर हमारे पास मारिन है। मारिन भी एस्पेरेंजा की एज की है, मगर वो इससे ज़्यादा सफोकेटेड है और उसे अपने कज़न के साथ रहने के लिए शिकागो में भेजा गया, मगर वो असल में जो है पोर्टो रिको में रहती है। वो मेकअप प्रोडक्ट्स बेचा करती थी। उसकी कज़न की फैमिली उसे पसंद नहीं करती थी और 1 साल के बाद ये उसे उसके घर वापस भेज देते हैं।
उसके बाद जो पापा यानी जो एस्पेरेंजा के फादर हैं उनका जिक्र किया गया है। वो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एस्पेरेंजा का जो बाप है उसको यहाँ पे पापा के नाम से इस नावल के अंदर जो है वो नरेट किया गया है, जो कि मैक्सिको से तल्लक रखते थे और काम की वजह से ज़्यादातर जो है वो बाहर रहते थे और मोहल्ले के दूसरे फादर फिगर की निस्बत कम डोमिनेट थे। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर मामा का है। ये एस्पेरेंजा की मदर हैं और यूएस से तल्लक रखती हैं। ये नावल की स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट वुमेन हैं। एस्पेरेंजा के लिए जो है वो सोर्स ऑफ कंफर्ट है। तो ये ओवरऑल उसके मेजर कैरेक्टर थे। अगर माइनर कैरेक्टर की बात की जाए तो अलिसिया जो है वो शी इज़ एस्पेरेंजाज फ्रेंड्स फ्रॉम लोकल यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एस्पेरेंजा पढ़ती थी उसके अंदर जो है वो उसकी लोकल उसकी दोस्त थी। उसके बाद कैथी है, ये एस्पेरेंजा की फ़र्स्ट फ्रेंड है इन नेबरहुड, एस्पेरेंजाज फर्स्ट फ्रेंड इन नेबरहुड के बाद जो है वो कार्लोस है एंड किकी है। ये दोनों एस्पेरेंजा के छोटे भाई हैं। उसके बाद मीम ऑर्टिज है। ये कोथी हाउस में अपना नया रेजिडेंट है जिसका असल नाम जॉन है। उसके बाद लोई है। ये पोर्टो फैमिली का सबसे बड़ा सिबलिंग है। उसके बाद वर्गास किड्स हैं। ये गरीब जो हैं वो फैमिली से तल्लक रखने वाले अनस्पेसिफिक बच्चे हैं। उसके बाद अंकल नेको है। ये एस्पेरेंजा के अंकल हैं। आंट लूप है एस्पेरेंजा की आंटी जो कि ओल्ड थी और बेड रीडन थी। उसके बाद अलिंचिया है, एक विच वूमेन थी। रुथी है एस्पेरेंजा का चाइल्डिश नेबर्स था। गेराल्डो है, ये मैन जो है वो मैक्सिकन मैन था जो कि मैरिन को जो है वो पार्टी में ले जाता, डांस पार्टी में मिला था। फिर कुछ और कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मोमेंस्टा, अर्ल, रिफिला, द थ्री सिस्टर्स, ठीक है, माइनोरा, टीटो, सायर। तो ये सारे जो हैं वो माइनर कैरेक्टर्स हैं जो हैं बहुत उनका यानी कि कम किरदार होता है इस ओवरऑल नावल के अंदर। तो ये ओवरऑल जो है वो नावल की कैरेक्टर्स थे और इस नावल के अंदर जो है वो इसको एपिसोड की फॉर्म में लिखा गया, बट इसका जो दुरानिया था ना जो दिखाया गया है इस नावल के अंदर वो जस्ट 1 साल का था। यानी कि 11 साल की वो लड़की थी और जब वो 12 साल की होती तो ये नावल जो है वो ख़त्म हो जाता। तो 1 साल को इस नावल के अंदर जो है वो कवर किया गया है। अब हम देखते हैं इस नावल की डिटेल समरी। तो अगर नावल की समरी की बात की तो ये नावल द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट की एपिसोडिक सीरीज़ में राइटर ने एक शिकानन लड़की एस्पेरेंजा की लाइफ के 1 साल को कवर करने की कोशिश की है, जो कि नावल की शुरुआत में तकरीबन 12 साल की है। इसी साल के दौरान वो अपनी फैमिली के साथ मैंगो स्ट्रीट के घर में शिफ्ट होती है। ये घर उसके पहले घर से काफ़ी बड़ा था और ये उसके पेरेंट्स का अपना हाउस था। हाउएवर ये घर उस तरह का नहीं है था जिसका ख्वाब एस्पेरेंजा देखती थी, क्योंकि ये छोटा है और इसके इर्द गिर्द जो है वो बेशुमार नेबरहुड रहते थे। ये शिकागो शहर का एक हिस्सा है जहाँ बहुत पुअर और रेसिकली सेग्रीगेटेड लोग रहते थे। इस घर में रहते हुए एस्पेरेंजा को महसूस हुआ कि उसके कोई जो है वो प्राइवेसी नहीं है और जल्द ही उसे अपने प्राइवेट हाउस बनाना होगा। वो मैंगो स्टोर छोड़कर चली जाएगी क्योंकि ये बहुत छोटा घर था और उसको यहाँ पे एक रूम जो था वो शेयर करना पड़ा था अपने बहन भाइयों के साथ। तो इसलिए वो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी और वो एक ख्वाब देखा करती थी कि वो जल्द ही जो है वो ये घर छोड़कर ये मैंगो स्ट्रीट छोड़कर चली जाएगी। एस्पेरेंजा इसी साल जो है वो सेक्सुअली और इमोशनली बड़ी हो जाती है। नावल में एक्सप्लेन किया गया है कि उसने पहली दफ़ा फ्रेंड्स बनाए, किस तरह उसका पहला क्रश बना और किस तरह वो जो है सेक्सुअली असल्ट हुई और उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखना शुरू किया। इस नावल में उसने हमसायों की भी बहुत सी स्टोरीज़ को शामिल किया। इस घर में शिफ्ट होने के बाद वो जल्द ही लूसी और रेचल की दोस्त बन गई और इन दोनों के साथ एस्पेरेंजा की छोटी बहन नैनी ने मिलकर बहुत से एडवेंचर्स किए और नेबरहुड की इस स्मॉल स्पेस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इन्होंने एक बाइक भी खरीदी और एक यंग वुमेन मारिन ने इन्हें कई लड़कों की स्टोरीज़ भी सुनाई। ये तमाम लड़कियां अपनी पबर्टी में इंटर हो चुकी थीं और कई बार ख़ुद को वल्नरेबल समझती थीं। साल के पहले आधे हिस्से में इन्होंने अपनी लाइफ ज़्यादातर खेलने और चाइल्ड वर्ड्स के गेम्स में गुजारी। स्कूल में एस्पेरेंजा को अपनी पॉवर्टी की वजह से शर्मिंदगी होती थी और वो सीक्रेटली तौर पर पोम्स भी लिखती थी जिसे वो सिर्फ ट्रस्टेड और ओल्ड वुमेन के साथ ही शेयर किया करती थी। समर के बाद एस्पेरेंजा ने पबर्टी में कदम रखा। इसके अंदर अचानक से इमोशनल चेंजेस आने लगे। मसलन जब वो डांस कर रही थी तो लड़कों का उसे देखना अच्छा लग रहा था और इस तरह वो लड़कों के बारे में ड्रीम्स देखने लगी, यानी वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही थी। इसके साथ ही एस्पेरेंजा के ग्रैंडफादर और आंट लूप की डेथ की वजह से वो अडल्ट से ज़्यादा अटैच्ड हो गई। इस नावल के सेकंड हाफ में ओल्ड वुमेन की स्टोरीज़ को प्रेजेंट किया गया है।
मीनवाइल इसी स्कूल में एस्पेरेंजा की दोस्ती सैली से हुई, जो कि उसकी उम्र की थी मगर लूसी और रिचर्ड से ज़्यादा मैच्योर लगती थी। दूसरी तरफ सैली के जो जो एजेंडा था वो कुछ और था। वो अपने अब्यूसिव फादर से बचने के लिए ओल्ड मैन और बॉयज़ को यूज़ करती थी, लेकिन एस्पेरेंजा उसके साथ खुद को सेफ महसूस नहीं करती थी और उनकी फ्रेंडशिप इस वक्त ख़त्म होगी जब सैली उसे अकेला छोड़कर चली गई। एक लड़कों के ग्रुप में जब वो उसको अब्यूज़ किया जा रहा था एस्पेरेंजा को, तो उस वक्त जो है वो सैली उसको वहाँ पे अकेला छोड़कर चली गई थी। सैली के साथ दोस्ती के गंदे एक्सपीरियंस की वजह से एस्पेरेंजा का इरादा जो है और भी मजबूत हो गया। उससे मैंगो स्ट्रीट छोड़कर जाना ही था और खुद के लिए एक नया घर बनाना था, लेकिन जल्द ही उसने ये डिस्कवर किया कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि वहाँ से जा सके, मगर वो इमोशनली तौर पर रेडी थी। साल के एंड पर वो मैंगो स्ट्रीट में थी, मगर वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो चुकी थी और मैंगो स्ट्रीट को छोड़ने का जो है वो छोड़कर जाने का इरादा रखती थी और मजबूत उसका जो इरादा था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था और वो समझ चुकी थी कि मौजूदा सिचुएशन में और उसकी पर्सनल लाइफ के दरमियान जो है वो डिस्टेंस सिर्फ राइटिंग की वजह से आ सकता है। इसलिए उसने खुद को मैंगो स्ट्रीट की बिजी लाइफ से जान छुड़ाने के लिए लिखना शुरू किया, खुद को वहाँ पे मसरूफ़ कर दिया, क्योंकि राइटिंग ही एक ऐसा काम था जो ना सिर्फ जो है एस्पेरेंजा को इमोशनली बल्कि फिज़िकली भी वहाँ से निकलने में उसकी हेल्प कर सकता था। तो इसके अंदर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को लिखती है, अपने जो क्योंकि उसके साथ जो है अब्यूज़ किया गया था, उसको हर तरह इमोशनली डिस्टर्ब किया गया था, फिज़िकली भी डिस्टर्ब किया गया था, तो वो ये सारी चीज़ें जो है अपने एक्सपीरियंस को लिखती है। और मैंगो स्ट्रीट जो है वहाँ पे वो रहती थी और वहाँ से जाने के लिए जो है वो बड़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखा करती थी और वहाँ से निकलने के लिए वो ख्वाहिश रखती थी, लेकिन वो ये भी समझती थी कि अभी वो इस काबिल नहीं है, बट वो इमोशनली तौर पर इसके लिए रेडी थी। तो ये ओवरऑल इस नॉवल की समरी थी, जिसके अंदर जो है वो उसके 1 साल के एक्सपीरियंस को दिखाया गया है कि उसके अंदर जो फिज़िकल चेंजेस आई थी उसने उसकी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस की अगर बात की जाए तो इस एपिसोडिक नॉवल में पैट्रियार्कल रोल, जेंडर रोल को एक्सप्लोर किया गया है, पैट्रियार्की को, पैट्रियार्कल सोसाइटी को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सेक्सुअल वायलेंस किस तरह वुमेन की लाइफ पर इम्पैक्ट होता है। किस्नरस अपने इस नावल के ज़रिए जो है वो ये बताना चाह रही थी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि वुमेन अपनी इंडिपेंडेंट शनाख्त को डेवलप करें। मैंगो स्ट्रीट में मौजूदा दूसरी औरतों की स्टोरीज़ भी एस्पेरेंजा की पर्सनैलिटीज़ के इनर कॉन्फ्लिक्ट का रिफ्लेक्शन जो है वो देती हैं। वो वुमेन इन विंडो नहीं बनना चाहती, बल्कि जैसा कि इस जगह की दूसरी औरतें होती हैं वो वहाँ से एस्केप चाहती थी। मैंगो स्ट्रीट में मौजूद जो है वो नेबरहुड के लोग जेंडर रोल्स में ट्रैप्ड हैं और एस्पेरेंजा अपनी अर्ली लाइफ में ही इस डिफरेंस को पहचान चुकी थी कि किस तरह बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेट हैं। उनके कल्चर्स में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो है जो एक्सपेक्टेशंस और मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस कंट्रास्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए वो अपने ग्रेट ग्रैंड मदर की स्टोरी को शेयर करती है, जिनका नाम भी एस्पेरेंजा था। उन्होंने शादी के लिए उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था और फिर वो सारा दिन जो है विंडो पर स्टेयरिंग करते हुए गुजारा करती थी। एस्पेरेंजा सिर्फ नाम को शेयर कर सकती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो लक है वो भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह हो। वहाँ मौजूद दूसरी औरतों की जो है वो वेजिनेट्स को एक्सप्लोर किया गया है, जिनके मुताबिक इन औरतों का काम सिर्फ घर के काम करना, बच्चों की देखभाल करना और मर्दों का हर तरह से ख्याल रखना होता था। हर स्टोरी में कोई ना कोई जो है वो जेंडर रोल्स इम्पोज होता है। इस तरह की एक स्टोरी इस नावल में रोज़ वर्गोस की है, जिसके बहुत से बच्चे थे और उसका शोहर उसे अपने घर से निकाल चुका था। शुरू में तमाम नेबर्स ने उनकी बहुत मदद की, मगर बाद में लोग तंग आने लगे। इवन कि जब रोज़ा का एक बच्चा मरने वाला था तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। इस तरह एलिसिया, जो कि एक केयर गिवर थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत थी, उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था। ये और इस तरह की और भी बहुत सी स्टोरीज जो ये एक्सप्रेस करती हैं कि किस तरह मर्द शुरू से औरतों पर अपना कंट्रोल कायम करना चाहते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ्स को घरों में लॉक कर देते हैं, फादर अपनी बेटियों को अब्यूज़ करते हैं और उनसे झूठ बोलने को कहते हैं, और मर्द सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए औरतों को इस्तेमाल करते हैं। एस्पेरेंजा की इंटेंशन सिर्फ यही थी कि वो इस तरह की लाइफ से निकल कर ऑनर और डिग्निटी और सक्सेस वाली ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। इसलिए वो मैंगो स्ट्रीट से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, क्योंकि मैंगो स्ट्रीट में ऑलरेडी जो है वो रेशियल सेग्रीगेटेड पीपल रहते थे और उनकी जो सोच हो चुकी थी ना वो बहुत ही लोअर टाइप की थी, जिसमें जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट बहुत ज़्यादा था। तो इस कम्प्लेक्स से, इस जिससे वो निकलना चाहती थी।
क्लाइमेक्स तक पहुंचने तक ही एस्पेरेंजा ने मर्दों के जो है हाथों में होने वाले वायलेंस को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया था। 2 दफ़ा सेक्सुअली असल्ट ने उसे जो है वो ट्रॉमेटाइज कर दिया था। नॉवल के क्लाइमेक्स पर कैसनेरो जो है वो जो राइटर हैं कैसनेरो, उन्होंने एस्पेरेंजा के एंगर को मिसडायरेक्ट कर दिया क्योंकि वो होने वाले तमाम वाक़यात और हालात का रिस्पॉन्सिबल दूसरे लोगों को ठहराने लगी थी। जैसा कि वो सैली को ब्लेम करती है कि वो गार्डन में बॉयज़ के साथ उसे अकेला छोड़कर गई थी, इसलिए उसके साथ अब्यूज़ हुआ, और दूसरी तरफ वो ओल्ड वुमन को ब्लेम करती है कि उन्होंने सेक्स के बारे में उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। कैसनेरोस ने एस्पेरेंजा के इस माइंड मिसडायरेक्ट एंगर को सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया है, जो कि ये ज़ाहिर करती है कि पैट्रियार्कल वर्ल्ड की वुमेन अपने ऊपर होने वाले असल्ट के अगेंस्ट उठने वाले ब्लेम्स को बेयर कर लेती हैं। उसके अलावा राइटर इस नावल में शो करती हैं कि मेन अपने बिहेवियर को जो है वो क्या करता है कि शो कर सकते हैं, ठीक है, जबकि औरत जो है वो औरतों को सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है। नोवेला के एंड में सैली अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी कर लेती है और एस्पेरेंजा अपने यंग फ्रेंड्स लूसी और रिचल के पास वापस चली जाती है, जो कि इनोसेंस को सिंबलाइज कर रही हैं। जैसे ही नोवेल अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो एस्पेरेंजा को रियलाइज़ होता है कि उसे अपने कदमों पर खड़े होने के लिए मैंगो स्ट्रीट को छोड़ना होगा, वहाँ के माहौल को छोड़ना होगा, वहाँ के कल्चर को छोड़ना होगा। वो मैंगो स्ट्रीट में मौजूद औरतों की मदद करने के लिए वापस आई, लेकिन मैंगो स्ट्रीट हमेशा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। तो वो वहाँ से चली तो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो उसे कभी भूलेंगी नहीं, उसके माइंड में रहेंगी। वो वापस आना चाहती थी और वो एक अहद करती है कि वो जब वो कुछ बन जाएगी तो वो इस मॉल से निकल जाएगी तो वो वापस आएगी और उन लोगों की मदद करेगी, और वो भूलेगी नहीं, लेकिन वो जाना ज़रूर चाहती है, जाएगी और अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। ये इस नावल का ओवरऑल एनालिसिस था, जिसके अंदर जो है वो एस्पेरेंजा के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया गया है इस नावल, क्योंकि वो इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर है, मेन कैरेक्टर है, तो उसकी जो है वो स्ट्रगल को दिखाया गया कि उसने किस तरह सफ़र किया इस नावल के अंदर, और फिर जो है वो किस तरह जो है वो अपनी पहचान के लिए जो है वो एफर्ट करती है और मैंगो स्ट्रीट को छोड़ना चाहती थी। थीम्स की अगर बात करें इस नावल्स के अंदर, तो द पावर ऑफ लैंग्वेज जो है वो इस नावल का मेन थीम है। द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट में वो लोग जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, वो सोसाइटी के लिए जो है वो क्या थे, एक बॉटम लेवल पर एग्जिस्ट करते थे। इनफैक्ट वो एक तरह से प्रिजनर हैं, जैसा कि जो एक कैरेक्टर हैं मेमोसीटा, जो कि अपने शौहर के साथ वहाँ रहती थी, सिर्फ इसलिए घर में बंद रहती थी क्योंकि उसे इंग्लिश ज़ुबान बोलनी नहीं आती थी। वो स्पेनिश थी और अपने घर को मिस करती थी और स्पेनिश रेडियो स्टेशन को सुनती थी, लेकिन जल्द ही उसके बेबी ने इंग्लिश के वर्ड्स को सीखने शुरू कर दिए, जो कि अमिका के लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट था। सिमिलरली एस्पेरेंजो के फादर के एग्स और हैम के अलावा इंग्लिश फूड्स नेम नहीं आते थे, जो कि उसके लिए मुश्किल के बायस बनते थे, और एस्पेरेंजा की मदर जो कि एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर थी, वो भी एस्पेरेंजा के स्कूल की नन्स को जो है वो कुछ बातें समझाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि उसकी इंग्लिश राइटिंग बहुत ही पुअर थी। एस्पेरेंजा ने अपने इर्द गिर्द माहौल से ये ऑब्ज़र्व किया था कि स्पेसिफिक ज़ुबान को ना जानना किसी इंसान को जो है वो किसी भी इंसान को पावरलेस बना देता है। वो अपना नाम चेंज करना चाहती थी ताकि वो अपनी आइडेंटिटी पर जो है वो पावर कायम कर सके। दैन उसने इंग्लिश ज़ुबान को राइटिंग के ज़रिए जो है वो मैनिपुलेट करके ये साबित किया कि लैंग्वेज इंसान को पावर देती है। उसके जो आंट लूप थे उन्होंने उसे लिखना जारी रखने का मशवरा दिया, क्योंकि इस तरह वो खुद को फ्री और स्ट्रॉन्ग महसूस करेगी। वो इसे जो है वो स्पिरिचुअली फ्री रखेगी। अगर वो अपने जो है वो टेरिबल एक्सपीरियंस को खूबसूरत ज़ुबान में लिखेगी तो वो कम पावरफुल लगेगा। उसकी जो स्पिरिचुअल फ्रीडम थी उसे इवेंचुअली अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मजबूत बनाती थी, जो कि लैंग्वेज पर कंट्रोल की वजह से ही मुमकिन हो सका था। तो जो लैंग्वेज है, द पावर ऑफ लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें नज़र आता है कि लैंग्वेज पे कंट्रोल होने की वजह से आप किसी भी ज़ुबान को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि उसके अंदर उस लिख के, और वही जो है वो पावर ऑफ लैंग्वेज जो है आपको सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर एक ओहदा देती है, एक मुकाम देती है, क्योंकि उससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप जो है वो कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते हैं, अपनी नीड्स भी बता सकते हैं और सोसाइटी के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। The next theme in this novel we have found that the struggle for identity, क्योंकि इस स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो मैंगो स्ट्रीट थी उसके अंदर रेशियल सेग्रीगेटेड वाले पीपल थे,
तो आइडेंटिटी हमें वहाँ पे जो है वो उनकी वो स्ट्रगल कर रहे थे आइडेंटिटी के लिए, तो यहाँ पे हमें वो थीम नज़र आता है। आइडेंटिटी और सेल्फ डेफिनेशन के लिए स्ट्रगल इस कमिंग ऑफ एज नावल की एक अहम थीम था। एस्पेरेंजा जो है वो ख़ुद को एक वूमन और एक आर्टिस्ट होने के वाले से डिफ़ाइन करने के लिए स्ट्रगल करती है, और आइडेंटिटी को लेकर उसका जो परसेप्शन था इस नावल के इख्तिताम पर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। नावल की शुरुआत में वो अपना नाम चेंज करके जो है वो ख़ुद को अपने पेरेंट्स से अलग करके अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को कायम करना चाहती थी, ताकि वो अपने तरीके से ख़ुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके। लेटर ऑन जब वो ज़्यादा सेक्सुअली अवेयर हो जाती है तो उसकी अटेंशन जो है ये होते हैं कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे और लोग उसे पसंद करें, और जब वो सेक्सुअल असल्ट होती है तो उसका इरादा फिर से बदल जाता है और वो मज़ीद जो है वो ब्यूटीफुल और क्रूअल नहीं बनना चाहती, बल्कि वो एक दफ़ा फिर से अनश्योर हो जाती है कि उसकी असल आइडेंटिटी है क्या। इवेंचुअली एस्पेरेंजा अपनी फैमिली और नेबरहुड से अलग नहीं होना चाहती, और ना ही सेक्सुअली मैच्योर होना चाहती है, और ना ही वो जो है वो क्या करती है, प्रोसीड्योर के लिए फुली प्रिपेयर है। वो इस प्रोसीजर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और वो कम्युनिटी में अपने प्लेस को एक्सेप्ट कर लेती हैं और राइटर के तौर पर ख़ुद को डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हैं। राइटिंग उसे मुकम्मल तौर पर फिज़िकली और इमोशनली मजबूत करने का मौका देती हैं। नेक्स्ट थीम की बात करें अगर, तो नेक्स्ट थीम हमारे पास है सेक्सुअलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट नावल में मौजूद प्रोटैगनिस्ट ने शुरू में ही अपनी ज़िंदगी के जो हैं वो गोल्स को सेट कर लिया था। वो अपने नेबरहुड से निकल कर अपने ज़ाती घर में शिफ्ट होना चाहती थी। ये एम्बिशन हमेशा ही उसके माइंड में रहता है, मगर उसकी डिज़ायर उस वक़्त जो है वो कुछ और होती हैं, फिर वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। डिज़ायर्स ऑफ मैन उस वक़्त कम होती है जब उसने मैंगो स्ट्रीट में मौजूद दूसरी औरतों को शादी के नाम पर बाइंड होते देखा और हस्बैंड के टॉर्चर सहते हुए देखा। उसका इरादा कम हो गया। ज़्यादातर औरतें जिनके एस्पेरेंजास में जो हैं वो जिनसे मिली थी, वो मैरिजेज़ में जो है वो ट्रैप हो चुकी थी और अपने बच्चों की वजह से मजबूर थी और वहाँ से यानी अपने घरों से जा नहीं सकती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन औरतों की तरह नहीं बनना चाहती। उसके अलावा वो डिसाइड करते हैं कि वो सेक्स और मैरिज के एक साथ रखेगी, यानी वो ब्यूटीफुल एंड क्रूअल बनेगी। हमारे से अंदाज़ा हो गया कि इस तरह रहना जो है वो इससे मेल डोमिनेट सोसाइटी में बहुत मुश्किल उसके लिए हो जाएगा। दैन उसके साथ होने वाला जो सेक्सुअल अब्यूज़ उसे रियलाइज़ करवाता है कि ट्रू इंडिपेंडेंस को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। वो बॉयज़ पर कंसंट्रेट करने के बजाय अपने जो है वो लेस सेक्सुअली मैच्योर फ्रेंड्स के साथ रिजॉइन होती है और अपना ज़्यादातर वक्त राइटिंग पर इस्तेमाल करती है। और फ़िलहाल के लिए वो ऑटोनॉमी यानी मैरिज को सेक्सुअलिटी पर प्रेफर करते हुए शादी को चूज़ करती है, और यही वो वाहिद रास्ता है जिससे वो इस सोसाइटी से एस्केप हो सकेगी और होना चाहती थी। तो ये ओवरऑल मेन थीम जो थे, वैसे तो इसके और भी थीम्स थे, कल्चरल हाइब्रिडिटी और वगैरह, लेकिन ये इसके मेन थीम्स थे जिसको हमने नावल के करैक्टर के थ्रू अंडरस्टैंड किया और नावल के जो है वो स्टोरी के थ्रू अंडरस्टैंड किया। तो ओवरऑल ये इसकी थीम थी। अब हम मोटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मोटिव हमें नज़र आता है वो नेम है। नेम्स एस्पेरेंजा इस नावल का ऐसा करैक्टर है जिसका सिर्फ एक नाम है, बाकी ज़्यादातर करैक्टर के दो नाम हैं। कुछ के रियल नेम के अलावा निक नेम भी हैं, जैसे कि नैनी का असल नेम जो है वो कुछ और था, और आंट लूप का असल नाम जो था वो गॉड लोप था। तो दूसरे कुछ लोगों के इंग्लिश और स्पेनिश दो दो नाम थे, जैसा कि मीम ऑर्टिस जैसा कि स्पेनिश नाम जॉन था। इसकी तरह डुअल और मल्टीपल नेम्स मिक्सचर ऑफ कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैंगो स्ट्रीट में ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। पावर ऑफ नेम की वजह से एस्पेरेंजा बहुत ही फैसिनेट होती है और वो जीज़ और एक्स जैसे अपने नाम रखकर अपने नेम जो है वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन का अमल करती है। इसके अलावा अपने मौजूदा नाम एस्पेरेंजा के कई तरह के मतलब और डेफिनेशन बनाती है। वो सजेस्ट करती है कि किसी इंसान के जितने ज़्यादा नेम होते हैं उसके जो इम्पोर्टेंस है उतनी ज़्यादा होती है। इवेंचुअली एस्पेरेंजा नामों के साथ साथ लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को भी बयान करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोटिव हमें नजर आता है वो फॉलिंग है। इस पूरे नावल के दौरान जो लोग गिरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कई बार जो है वो एक्चुअली गिर भी जाते हैं, जो कि फेलियर और इंजरी के कांस्टेंट थ्रेट को प्रेजेंट करता है। एंजल वर्जेस और मीम दोनों एक सिग्निफिकेंट बे से नीचे गिरते हैं। मैरिन अपनी किस्मत बदलने के लिए गिरते हुए स्टार को इंतज़ार करती रहती है। इस तरह एस्पेरेंजा भी फ्लाई करना चाहती है और मीम और एंजल की तरह गिरने से डरती है। नेक्स्ट मोटिव जो मैंने बताया वुमेन बाय विंडो है। मैंगो स्ट्रीट ऐसी औरतों से भरी हुई थी जिसमें औरतों को उनके शोर घरों में बंद करके जाते थे, जो अपने फादर्स बच्चों की वजह से बाइंड होकर रह गई थी। एस्पेरेंजा की ग्रैंड मदर ग्रेट ग्रैंड मदर जो कि अनविलिंगली शादी उसकी जिसकी हुई थी, और सारा वक्त वो अपने विंडो पर उदास बैठी रहती थी।
ज़्यादातर औरतें अपने अपार्टमेंट्स में ट्रैप्ड होकर रह जाती हैं। इन औरतों में जो है वो मेमेसिटिया, रेचल, उसके बाद मनरेवा और सैली वगैरह शामिल थी। वो सारा दिन अपनी अपनी खिड़कियों में बैठकर बच्चे गली में देखती रहती। इस तरह की औरतों के ग्रुप की एक अलग कम्युनिटी बन चुकी थी और एक जैसी फीलिंग होने की वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती थी और इस नैरेटिव के एंड तक जो है वो जो आइसोलेटेड ही रहती हैं। मगर एस्पेरेंजा इन जैसी किस्मत की ख्वाहिश नहीं रखती, मगर उनके पास भी इस कम्युनिटी को डिस्करेज करने और इन्हें अवेयर करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स मौजूद नहीं थे। वो एक इंडिविजुअल के तौर पर इन औरतों को सपोर्ट करना चाहती थी और नावल के एंड पर वापस आकर वो इनसे इन औरतों को ही जो है वो रेस्क्यू करने का इरादा रखती थी। तो ये ओवरऑल इस नावल के मोटिव थे। सिंबल्स की बात की जाए तो शूज़ जो है सबसे पहले सिंबल्स हमें नज़र आता है। द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट नावल में शूज़ एक तरह से सेक्स और फेमिनिटी, एडल्ट फेमिनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। एस्पेरेंजा के लिए ये सिंबल एक तरह से अपनी उभरती हुई सेक्सुअल डिज़ायर्स, इंडिपेंडेंस के दरमियान मौजूद कॉन्फ्लिक्ट और उसको कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सिम्बलाइज़ करता है। उसने शूज़ और सेक्स के दरमियान इस टाइम कनेक्शन को महसूस किया जब वो लूसी और रिचल ने पहली दफ़ा हाई हील्स को ट्राई किया। इन शूज़ की वजह से उनके फीट जो है वो चाइल्डिश फीट और लेग को जो है वो स्लिम वुमेन लेग्स में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा और ये इन सब के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। और मेल नेबर्स उन्हें जो है वो हंगरली देख रहे थे। इस तरह जल्द ही एस्पेरेंजा इस अट्रैक्टिवनेस से बोर हो गई और दोबारा से चाइल्डिश फील्ड में आ गई। दोबारा जब वो एक डांस पार्टी में खूबसूरत ड्रेस के साथ ब्राउन शूज़ पहनती है तो वो एम्बैरसमेंट और सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से शूज़ को जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर पाई। मैन उसे डांस करने के लिए कह रहे थे मगर वो अपने छोटे और क्लंकी शूज़ की वजह से शर्मिंदा हो रही थी। इस तरह वो अपने मेच्योर फ्रेंड सैली की ब्लैक शूज़ को बहुत पसंद करती थी और वो अपनी मदर को कन्विंस करती है कि उसे भी इस तरह के शूज़ खरीद कर दे। मीनवाइल वे अपने जो ड्रीम हाउस में वो कंसीडर करते हैं कि उसके शूज़ उसके बेड के बिसाइड होंगे, जो कि इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन में अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल कर सकती हैं। नेक्स्ट जो हमें सिंबल नज़र आता है वो ट्रीज़ का है। इस नावल में एस्पेरेंजा दरख्तों और पौधों के लिए रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को एक्सप्रेस करती हैं और वो इन्हें इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो अपनी अलग अपीयरेंस, साइलेंस और डिपेंडेंस रखते हैं। इस नावल की जो एक सीरीज़ जो है वो 4 स्किनी ट्रीज़ में एस्पेरेंजा अपने फ्रंट यार्ड में मौजूद ट्रीज़ को खुद से जो है वो पर्सोनीफाई करते हुए कहते हैं कि हम एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। हाउएवर जो ऑर्टिज़ है, मीम ऑर्टिज़, उसके बैकयार्ड में मौजूद ट्रीज़ उसके लिए जो है वो डेंजर का सिंबल है क्योंकि वो इनसे गिर कर जो है वो अपने दोनों बाजू तुड़वा चुकी थी, जो कि बहुत ही मेमोरेबल था। वो स्क्वल्स में बड़े होते थे। इसके अलावा वो इन ट्रीज़ की तरह जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट सिंबल हमें नज़र आता है वो पोइट्री का है। द हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट में बहुत सी स्मॉल पोम्स और मुख्तलिफ पोम्स के रेफरेंस उनको शामिल किया गया था, जिसके ज़रिए इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को प्रेजेंट किया जाता है। इन स्मॉल पोम को पैराग्राफ के अंदर शामिल किया गया जो कि सिंपल और इंटरनल राइम्स की शक्ल में लिखा गया। खूबसूरत ज़ुबान के इस्तेमाल के ज़रिए मैंगो स्ट्रीट की ख़वातीन अपनी लाइफ्स को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। इंटरनल टाइम्स में मिलकर एस्पेरेंजा की लिखी गई लॉन्ग पोम भी बनाती नज़र आती हैं और इस पोम को इसलिए सिम्बलाइज किया जाता है कि जो पोम्स आती हैं उसके ज़रिए जो इंसान है अपने दिल की बात जो है वो बाहर निकाल सकता है और लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो इसलिए ये जो पोम है वो एक पोइट्री जो है वो पोइट्री के इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो इमोशंस को इंसान अपनी वर्ड्स को जो है वो पोइट्री के ज़रिए जो है वो डिस्कस कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है, सोसाइटी को अवेयर कर सकता है। तो पोइट्री इसलिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। तो ओवरऑल ये इस नावल का जो है वो सिंबल्स थे। ओवरऑल हमने इस नावल को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने इसके मोटिव, सिंबल्स, थीम्स, समरी, कैरेक्टर एनालिसिस और डायरेक्टर का इन्फो वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।